हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? आज बस आज से बाद मैं प्यार से बात करूंगा, बस तुम्हारे गुस्से में बात नहीं करूंगा। हाँ, ठीक हो सब आप लोग? याद है आपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? ऐसे बोलो ना बस, बिल्कुल प्यार से। बेटे याद है हमारा अमलगमेशन चल रहा था, आपको मैंने बताया था अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मेरे को वापस ही आना पड़ेगा। अच्छा, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन समझाया था, याद है? बोलो गधो हाँ। इसके बाद मैंने आपको बताया था पीसी कैसे निकलता है, फिर नेचर ऑफ बुक्स क्लोज कैसे होती हैं, फिर वो सिखाया था, क्या सिखाया था? नेचर ऑफ मर्जर के केस में कैसे बुक्स ओपन होती हैं। वहां पे सिखाते सिखाते मुझे छोटी सी बातें बतानी है अब आपको। आप मेरी बातों को समझना शुरू करेंगे, जो बातें मैं समझाना चाहता हूं जरा ध्यान से सोच के बताना मुझे। हमने ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, एक आपने घर पे प्रैक्टिस की इसकी? बोलो। मैं पहले तो बता दूं, नेचर ऑफ मर्जर के केस में लोगों के दिमाग में क्या खुरापाती दिमाग चलता है उनका। कहते सर ये ओल्ड कंपनी है, मैंने कहा। आपने कहा सर ये न्यू कंपनी है, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा ये इसको लेकर जा रही है, मैंने कहा। आप कहने लगे सीए साहब, मैंने कहा बोलो। आपने कहा सर जितनी भी एसेट्स थी बैलेंस शीट की आपने सारी ले गए, मैंने कहा बिल्कुल। जितनी लायबिलिटीज थी वो सारी ले गए, मैंने कहा बिल्कुल। कहते जितने रिजर्व्स थे वो भी सारे ले गए, जितने रिजर्व थे वो भी सारे ले गए। तो आप मेरी बात को समझो, सारी लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर हो गई, सारे रिजर्व्स भी इधर ट्रांसफर हो गए। मैंने कहा यहां पर जो एंट्री बनती है यही बनती है ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू रिजर्व्स टू बिजनेस परचेज, हाँ या ना? फिर जब इस कंपनी को हमने बंद किया तो रिजर्व कहां पर गए? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में आ गए बाय रिजर्व, मैंने कहा बोलो ना हाँ। सर जब रिजर्व इनको दे दिए तो इक्विटी शेयर होल्डर ने अपने खाते में कैसे डाल लिए? नहीं समझे? ओए होए, समझे नहीं मेरी बात को? आप समझो, ये मुस्कान लिमिटेड है, ये बैलेंस शीट है उसकी। बैलेंस शीट में एसेट्स है 1000 रुपए की, लायबिलिटीज है 800 रुपए की या 200 रुपए की, रिजर्व है 300 रुपए के और इक्विटी शेयर होल्डर के हैं 500 रुपए। जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट बनाऊंगा बुक्स क्लोज करने के लिए, उसमें एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी और क्या आएगा उसमें? रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ या ना? और जब नई कंपनी अपनी बुक्स बनाएगी, सारी एसेट्स ले गई, सारी लायबिलिटी ले गई, सारे रिजर्व ले गई, बाकी बिजनेस परचेज हो गया। कितना? 500। ये मेरे पास न्यू कंपनी है, ये ओल्ड कंपनी है। बच्चों का क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, सर जब रिजर्व नई कंपनी में ट्रांसफर हो गए तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में क्यों? पुरानी कंपनी के पास तो रिजर्व रहे ही नहीं। नहीं समझ में आपको मेरा क्वेश्चन? लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है। मैं फिर उन गधों को कहता हूं, मैं गधों, एसेट्स भी तो सारी चली गई, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों लिख रहे हो एसेट्स? हे गधों के देवताओं, जरा ध्यान से सुनो, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कंपनियां हैं। एक बात बताओ, मैं आपको एसेट्स बेचूं, मैं बेचने की एंट्री बनाऊंगा, आप खरीदने की एंट्री बनाओगे। बुक्स में तो दोनों की में एंट्री बनेगी। नहीं समझ में आई मेरी बात? जंबो? नहीं जंबो?
जंबो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बच्चे मुझसे यही कहते हैं कि सर जब नेचर ऑफ मर्जर होता है तो आप रिजर्व भी ट्रांसफर कर देते हो। मैं सिखाऊंगा नेचर ऑफ परचेज में हम रिजर्व ट्रांसफर नहीं करते, वो आप रिजर्व ट्रांसफर कर देते हो। जब आपने रिजर्व ट्रांसफर कर दिए तो पुरानी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में क्यों डाल रही है? हे गधों के देवताओं, इसने अपनी बुक्स में खत्म करने हैं रिजर्व और इसने अपनी बुक्स में बनाने हैं रिजर्व। ये रिजर्व को कैसे खत्म करेगी? कैपिटल के अकाउंट में डालकर, और ये कंपनी अपने बुक्स में रिजर्व को बनाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कार है, हमने कार नई कंपनी में दे दी, हम क्या करेंगे? कार को क्रेडिट, और नई कंपनी क्या करेगी? कार को डेबिट। यह तो समझ में आती है बात। सेम ऐसे हमारे पास रिजर्व है, हमने ये नई कंपनी को दे दिए, हम रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट। नई कंपनी रिजर्व को क्या करेगी? क्रेडिट। बिल्कुल यही तो है, हम रिजर्व को डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और वो जब एंट्री बनाएगी उसमें रिजर्व को क्रेडिट कर देगी। वो मालिक का हिस्सा होता है, वो बिकने लायक नहीं है। रियलाइजेशन में वो आता है जो बिकने लायक होता है। अब आप गलत करें बुक्स बंद कैसे होती हैं? गलत बात। मैं इसे क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करके बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, जरा मेरी बात को सुनना आप, जो मैं कह रहा हूं। आपके पापा के पास ना कार है 1,000 रुपए की, लैंड भी है 2,000 रुपए की। आपके पापा के पास कैपिटल लगा रखी है, आपके पापा ने 500 रुपए, जब शुरू में उनके पापा ने उन्हें दिए थे तो 500 रुपए दिए थे, बाकी उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। तो आपके पापा कह रहे मेरे पास 3,000 रुपए की एसेट्स है, एक कार है, एक लैंड है, 500 रुपए मुझे मेरे पापा ने दिए थे, 2500 रुपए मैंने कमाए थे। मतलब आपके दादाजी ने उन्हें 500 रुपए दिए थे, 2500 उन्होंने कमाए थे। आपके पापा ने यह सारा सामान सेल कर दिया, सेल हो गया। अब आपके पापा ने जब यह सारा सामान सेल किया, कार चली गई, अब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। कार बेच के पैसे आएंगे, लैंड बेचकर पैसे आएंगे, आपके पापा कैसे कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कार, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड, और मैं ये कह सकता हूं ये P&L भी खत्म करता हूं। क्या एंट्री बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। भाई अब आपके पापा आपको देके जा रहे हैं सारा कुछ, सब बेच दिया, अब उन्होंने ये कर दिया। अब वो क्या कहेंगे? बैलेंस शीट में बैंक है 3,000 रुपए, कार और लैंड तो चली गई ना, इधर से कैपिटल है 3,000 रुपए, ये बिजनेस में लगाए हुए हैं आपके पापा ने। आपने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, निकालो ये पैसा बिजनेस से। क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से आपने ये 3,000 रुपए निकाल लिए। अब बिजनेस के अंदर कितना पैसा है? कैपिटल 0, बैंक 0। आप मुझे ये बताओ, ये तो हिसाब चलेगा ही ना। आप कह दो जब सारा कुछ बेच दिया तो कैपिटल P&L को बैंक में क्यों डाला? आप मुझे कह दो P&L को कैपिटल में क्यों जोड़ा जब आपने सब कुछ बेच दिया? भाई टोटल तो बताऊंगा ना, टोटल क्या है हिसाब आपका? मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यहां पर भी मैंने यही किया है। आपको मेरा मेन मुद्दा अगर नहीं किसी को डाउट क्लियर हो रहा तो आप ये समझे, अभी थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि रिजर्व यहां से कैपिटल में जा रहा है, पुरानी कंपनी वाली बेच रही है और नई कंपनी खरीद रही है एज ए लायबिलिटी। क्लियर? चलो मैं आपको ये बताऊं नेचर ऑफ मर्जर कैसे पता चलेगा कि नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज है।
मर्जर कैसे होगा, मर्जर और परचेज कैसे होगा? मर्जर और परचेज का फर्क तो पता चल गया ना। मर्जर कैसे होगा? अगर आप मुस्कान लिमिटेड की सारी एसेट्स लायबिलिटी लेकर आओ, एक भी ना छोड़ो। अगर एक बात तो मुस्कान के पास कार है, लैंड है, एक मशीन है 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, 1000 रुपए की, अगर मैं इसको खरीद के लाऊंगा ना तो जो इसमें अच्छा अच्छा सामान है वो खरीदूंगा, बुरा सामान क्यों खरीदूंगा? और अगर हम दोनों मिल रहे होंगे ना तो मैं इसका सारा सामान उठा के लाऊंगा, चाहे घाटे वाला होगा चाहे फायदे वाला होगा। पहली बात तो आपको सारी एसेट्स लायबिलिटी उठाकर लानी है, एक भी नहीं छोड़नी। दूसरी बात, जितने भी एसेट्स लायबिलिटी उठाकर लाओ वो बुक वैल्यू पर उठाकर लानी है। ये नहीं देखना इसकी मार्केट वैल्यू ये है, इसकी मार्केट वैल्यू, जो मिल ही रही है फिर क्या मार्केट वैल्यू? अगर आप मार्केट वैल्यू पर लेकर आते हैं तो नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। अगर आप सारी एसेट्स लायबिलिटी नहीं लाते तो भी नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात तो आप सारी एसेट्स लायबिलिटी लाएंगे, दूसरा कौन सी बात, बुक वैल्यू पर लाएंगे। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात, इसके जो शेयर होल्डर्स है मुस्कान लिमिटेड के, वो यहां पर आकर शेयर होल्डर ही बनेंगे, कैश नहीं लेकर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई है? मतलब यहां के शेयर होल्डर यहां आकर शेयर होल्डर ही बनेंगे, कैश नहीं लेकर जाएंगे। यहां आकर शेयर होल्डर ही बनेंगे, कैश नहीं लेकर जाएंगे। इसके शेयर होल्डर यहां पर शेयर्स लेंगे। हां, जो फ्रैक्शन वाला कैश है, फ्रैक्शन वाला कैश जैसे हम कहते थे 2/3 इंटू शेयर्स, फ्रैक्शन आ जाती थी, फ्रैक्शन कैश में हो सकती है। और मुस्कान लिमिटेड के 90% शेयर होल्डर रेडी हो गए हो हमारे यहां के शेयर होल्डर बनने के लिए। 10% का कोई इशू नहीं, उनको धक्के से बना लेती है गवर्नमेंट। 90% लोग रेडी हो गए हो कि हम आपके यहां पे शेयर होल्डर बनने को तैयार है। तभी हम कहेंगे नेचर ऑफ मर्जर है। नेचर ऑफ मर्जर कब होता है? सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई हो, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हुई हो, आप पीसी के अंदर जो दे रहे हैं वो शेयर्स ही देंगे, और जो कैश है वो फ्रैक्शन वाला दे सकते हैं। अगली बात, 90% शेयर होल्डर हमारे शेयर होल्डर बनने को तैयार हो गए हो, तभी नेचर ऑफ मर्जर होगा। अभी तक जो मैंने आपको अकाउंटिंग सिखाई है वो नेचर ऑफ मर्जर की सिखाई है। उस तरीके को बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्या बोलते हैं? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। नाम से पता चल रहा है कि दो फर्मों के इंटरेस्ट का पूल बन रहा है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। नेचर ऑफ मर्जर के केस में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है, जो हमने अब तक सीखा है। उसमें मैंने क्या सिखाया आपको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, बताना एक बार। सबसे पहले तो आप बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर पीसी एंट्री बना देंगे। फिर जो सेकंड एंट्री बनाएंगे उसमें पीसी को इक्विटी शेयर कैपिटल से कर लेंगे एडजस्ट, जर्नल रिजर्व देख लेंगे कितना आएगा। फिर आपने वो सेकंड एंट्री बनाई, फिर थर्ड लिक्विडेटर को पेमेंट की एंट्री बनाई, फिर कॉन्ट्रा एंट्री बनाई, कॉन्ट्रा एंट्री बनाने के उसके कोई खर्चे पे करने पड़ गए तो उसकी एंट्री बनाई, कोई लायबिलिटी पे ऑफ की तो उसकी एंट्री बनाई, नए वेंचर या शेयर इशू किए तो उसकी एंट्री बनाई, स्टेचुटरी रिजर्व की कोई एंट्री नहीं बनाई। ये सब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। ये लगता है नेचर ऑफ मर्जर के केस में। और नेचर ऑफ मर्जर 4 शर्तें बता रहा हूं, चारों पूरी होनी चाहिए। एक भी पूरी ना हुई तो आप नेचर ऑफ परचेज बन जाएंगे, आपकी अकाउंटिंग का तरीका बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मैं एक काम करता हूं, थ्योरी में पहले आपको नेचर ऑफ मर्जर के बारे में लिखवाता हूं। आ जाओ मेरे साथ साथ। नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर नहीं, नेचर ऑफ मर्जर की मैंने लिखवाया ही नहीं। नेचर ऑफ मर्जर लिखे, मैंने एंट्रियां लिखवा दी होंगी ना। इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस are satisfied, then amalgamation
इज नेचर ऑफ मर्जर। मेरी बात समझ में आ गई? वी यूज pooling of interest method for preparing books of new company। हम नई कंपनी के लिए फिर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड चलेंगे। शर्तें कौन सी है? शर्त नंबर 1, all assets and liabilities taken by new company second and का मतलब सारी पूरी होनी चाहिए। all assets and liabilities टेकन एट बुक वैल्यू, हमें बुक वैल्यू पर लेनी है सारी की सारी। एंड इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग 90% इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफर का मतलब एम लिमिटेड कंपनी, बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफ्री कंपनी। ट्रांसफ्री मतलब नीरज लिमिटेड, न्यू कंपनी। and purchase consideration is discharged wholly by issue of equity share of ट्रांसफ्री कंपनी एक्सेप्ट कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर्स ओनली, फ्रैक्शनल शेयर्स। बात समझ में आ गई? फ्रैक्शन वाला कैश दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अब मुझे सीखना होगा अगर नेचर ऑफ परचेज हो तब क्या होगा, अगर नेचर ऑफ परचेज हो तब क्या होगा। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे नेचर ऑफ परचेज के केस में। और नेचर ऑफ परचेज के केस में समझते हैं। नेचर ऑफ परचेज के केस में अब ध्यान से, ये मुस्कान लिमिटेड है, ये इसकी बैलेंस शीट है, ये नीरज लिमिटेड है। अब मैं इसकी एसेट्स उठाकर लाऊंगा, सारी नहीं, मर्जी है सारी उठा के लाऊं, मर्जी है कुछ एसेट्स उठा के लाऊं, मर्जी है मेरी। ये जब यहां से भेजेगी ये बुक वैल्यू देखेगी उसकी, मैं इसकी बुक वैल्यू को देखने वाला हूं ही नहीं, मैं उसकी मार्केट वैल्यू देखूंगा और मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा। सिंपल सी बात है। इसकी लायबिलिटीज है, जरूरी नहीं है मैं सारी उठाकर लाऊं, हो भी सकता है मैं सारी ले आऊं, लेकिन कौन सी वैल्यू पर लेकर आऊंगा? बुक वैल्यू पर नहीं,
मार्केट वैल्यू पर। सिंपल सी बात है। अब आप ये समझे कि हम खरीद रहे हैं सामान। आप मुझे बताओ, आप यहां पर सामान खरीदने आओ, जो जो सामान लगा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू दोगे या जितने का मैं लाया था उतने का ले जाओगे? भाई खरीदने आए तो मार्केट वैल्यू देखेंगे। इसके रिजर्व अब ट्रांसफर नहीं होंगे। अब जरूरी थोड़ी ना मैं इसके रिजर्व लेकर आऊं, कोई हमें एक थोड़ी ना, रिजर्व तो मेरा मतलब ही नहीं लाने का। वो बोलो, मैं सारी एसेट्स लाऊंगा, लाइबिलिटीज लाऊंगा, पर कौन सी वैल्यू पर लाऊंगा? मार्केट वैल्यू पर। मैं इसके रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं लेके आने वाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मैं अब पता कैसे एंट्रियां बनाने वाला हूं। मैं पहले एंट्री बनाने वाला बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, पीसी, जो भी पीसी होगा हमारा आपस में डिसाइड हुआ होगा। अब मैं इसकी एसेट्स लेकर आऊंगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। टू लाइबिलिटीज, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। टू पीसी मतलब टू बिजनेस परचेज, क्या निकल के आएगा? पीसी। आप मेरी बात समझे, मैं कैसे करूंगा। पहले मैं कैसे करता था नेचर ऑफ मर्जर में? पीसी को कंपेयर किससे कर लेता था? इक्विटी शेयर कैपिटल से। डिफरेंस कहां चला जाता? रिजर्व एंड सरप्लस से, मतलब जर्नल रिजर्व में। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं? जो एसेट्स उठा के लाया हूं उनकी मार्केट वैल्यू क्या, जो लायबिलिटीज लेकर आया उनकी मार्केट वैल्यू क्या, मैं नेट एसेट्स कितने रुपए की लाया और पीसी कितना देकर आया। जो भी ज्यादा कम होगा या तो वो गुडविल होगा या वो कैपिटलिज होगा। या तो उसने मेरा फायदा उठाया होगा गुडविल, या मैंने उसका फायदा उठाया होगा कैपिटल रिजर्व। जबकि वहां ऐसा नहीं था। यहां पे जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व होगा। सच बताऊं, यहां ये करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही ये एसेट से 100 रुपए की लायबिलिटी, 80 रुपए की पीसी है, 30 रुपए अपने आप ही गुडविल आएगी इस तरफ। इसीलिए मुझे ज्यादा कंपेयर करके देखना नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ गई है? इसके बाद उसी तरह से मैं लिक्विडेटर को पेमेंट करूंगा। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री उसी तरह से होगी। मैं काम करता हूं ना, थ्योरी में लिखवा ही देता हूं ना ये बातें साथ साथ, आपको जल्दी हो जाएगा। कहां है थ्योरी इसकी? ये रही थी, नेचर ऑफ परचेज। आओ लिखे। फर्स्ट, व्हेन बिजनेस परचेज सेम एंट्री। ओके ना? एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। याद रखिए यहां पर रिजर्व्स भी हैं। यहां पर एसेट्स, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। लायबिलिटीज, मार्केट वैल्यू। रिजर्व नहीं है, टू बिजनेस परचेज। यहां जो डिफरेंस आएगा वो कहां पर जाएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस ट्रांसफर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस जो भी है या तो वो गुडविल में आएगा या वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर ये करके देखने की जरूरत है नहीं। अगर ये देखना भी चाहो तो पता कैसे देखेंगे हम? पीसी माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स समझ में आ गई ना? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू, तो आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये हम बहुत बार कर चुके, होल्डिंग में भी बहुत किया हमने ये। पेमेंट टू लिक्विडेटर, सेम एंट्री
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रा सेम एंट्री, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी सेम एंट्री, एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी पेड बाय न्यू कंपनी। आप समझो, मैंने इसमें एक एग्जांपल बताया था आपको। एक ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक ड्राइवर मुस्कान से पैसे लेने थे उसने, वो ढूंढता ढूंढता नीरज के पास पहुंचा, कह रहा पैसे दे दो। मैंने कहा पहले का मर गया था, मैं तो कंपनी को खरीद के लाया हूं। कह रहा नहीं नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं बंद करवा दूंगा ये। मैं कहा तू कोर्ट में जा, मुझसे पैसे लेके जा। आप मुझे बताओ, तो मेरा घाटा हो गया पूरा का पूरा। पहले तो हम एक थे, P&L और जर्नलिज्म, अब हम एक नहीं है, अब गुडविल अकाउंट है बिट टू बैंक। मेरी गुडविल बढ़ गई है। और अगर सेकेंड एंट्री के अंदर कैपिटल रिजर्व आया हो और इधर गुडविल आया हो तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात? लिखें इफ, नहीं, गुडविल एडजस्टेड इन सेकेंड एंट्री। अब हमने कोई नए शेयर इशू किए हों, न्यू कंपनी इशू शेयर्स, सेम एंट्री, एक रह गया बस स्टैच्यूटरी रिजर्व। इसके बारे में कथा करनी है, लेकिन मैं खाली अभी एंट्री लिखवा के पहले इतने की प्रैक्टिस करवाता हूं। स्टैच्यूटरी रिजर्व, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। इसकी डिटेल डिस्कशन रिजर्व। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। हम लोग काफी हद तक कर चुके हैं, हमें अब कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर कुछ बातें समझने की जरूरत है। पहले कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर बातों को समझेंगे। हम अगली क्लास में शुरू करेंगे स्टडी मटेरियल। आप लोग स्टडी मटेरियल लेकर आना। ओके बच्चों, बाय बाय।